दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। वैसे भी फ्राइडे है, काफ़ी लोग हो सकता है इसको मिस करें, यानी इसको देख नहीं पाए या देखना पसंद नहीं करें। 27 मिनट का है, पेशेंस ना हो, स्टॉक्स के नेम देखकर स्किप करें। लेकिन दोस्तों वो काफ़ी बड़ी गलती होगी, क्योंकि यहाँ पे 27 मिनट में एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं होगा और एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में आपको काफ़ी काम की और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसको आप देख लेना, पूरा देख लेना इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट में और किस तरह की रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी चाहिए इस मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूएस के मार्केट के ऊपर। अभी नीचे है, डाउ जोन्स की बात करते हैं, 192 पॉइंट्स की मंदी, 0.43% का डिप है। ओपनिंग ठीक थी, बट अभी ये नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। नेस्डैक को भी देख लेते हैं, तो ये भी नीचे गया है, जस्ट 29 पॉइंट्स की डिप है। और फैंग की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है, अभी रिकवरी फेज में है, लेकिन ऊपर से 94 पॉइंट्स यानी 0.63% के साथ में ये डाउन चला गया। तो रीज़न क्या है उसके पीछे का चेक करते हैं, क्योंकि इंडियन भी काफ़ी इन्वेस्टर है जो फैंग प्लस के ETF में इन्वेस्ट करते हैं। जो भी यूएस की टॉप 10 कंपनीज हैं टेक सेगमेंट के अंदर, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है वो इस ETF में या इस इंडेक्स के अंदर शामिल होती है। और 10 कंपनी होने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि 10 ही कंपनी है और 10 हाई ग्रोथ कंपनीज हैं। लेकिन इसमें से 2-3 कंपनी भी अंडर परफॉर्म कर जाती है तो ETF में गिरावट आ जाती है, तो वो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यूएस के स्टॉक्स ऊपर है, कि क्वार्टरली नंबर्स सही आ रहे हैं कंपनीज के, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नेटफ्लिक्स अभी क्रैश हो चुका है, स्लिप हो चुका है, क्योंकि उसके नंबर्स वीक है, अच्छे नहीं है। अब ये जो नेटफ्लिक्स है ये इस ETF के अंदर है, इस इंडेक्स के अंदर है, और इसी की वजह से जो इंडेक्स है वो भी आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अगर 1-2 कंपनी और स्लिप कर जाती हैं, उनके क्वार्टरली नंबर्स खराब हो जाते हैं, तो ETF भी खराब परफॉर्म कर सकता है, यानी जो इंडेक्स है वो भी खराब परफॉर्म कर सकता है। लेकिन टेक कंपनी की अच्छी बात ये होती है कि काफ़ी क्विक रिकवरी आती है यूएस के मार्केट के अंदर, जो कि अभी आप नोट कर सकते हैं। अभी तो रिकवरी यहाँ पे नहीं है, लेकिन 5% के साथ में नीचे है। क्विक रिकवरी का मतलब ये नहीं कि डे बेसिस में, यानी अभी गिरा तो अभी रिकवरी आ गई, लेकिन हाँ टाइम कम लगता है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, क्योंकि टेक के अंदर जो सबसे बड़ा और सबसे फास्ट इनोवेशन होता है वो यूएस के अंदर ही होता है। तो नेटफ्लिक्स अभी 5% नीचे है। और अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है नेटफ्लिक्स के अंदर, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ETF के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों FIs का डेटा आ चुका है, जिसमें हमने बात की थी कल के डेटा को देखने के बाद में कि तकरीबन 3 to 4,000 करोड़ की सेलिंग की थी। अब देखो आज के दिन कितनी बाइंग की है, 374 करोड़ की ओनली। तो बाइंग काफ़ी कम हो रही है और सेलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये इम्पैक्ट हो रहा है स्टॉक्स के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, FIs की सेलिंग का। अब देखो दोस्तों, मंडे के दिन निफ्टी में खेल हो सकता है, काफ़ी बड़ी गिरावट भी हो सकती है और काफ़ी बड़ी तेजी भी आ सकती है, क्योंकि निफ्टी की जो टॉप होल्डिंग है यानी रिलायंस इंडस्ट्री, इसके Q1 के रिजल्ट अभी अनाउंस हो चुके हैं। अब रिजल्ट अच्छे हैं तो स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से निफ्टी को भी पुश मिलता है। लेकिन अगर नंबर्स खराब है ना, तो रिलायंस की वजह से निफ्टी को भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पहुंचता है। साथ में अगर यूएस के मार्केट भी इसी तरह यानी वीकनेस के साथ में बंद होते हैं और रिलायंस के नंबर्स खराब आते हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि कल निफ्टी भी अंडर परफॉर्म कर सकता है। साथ में दोस्तों हमने निफ्टी के ऊपर बातचीत कर ही ली है कि निफ्टी ने एक और ब्रेकडाउन दे दिया है। अगले सपोर्ट को किस तरह से देखते हैं सिखाने की मैंने आपको कोशिश की है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, और साथ में और भी काफ़ी सारी जो अपडेट्स हैं हमने निफ्टी को लेकर, टोटल मार्केट को लेकर डिस्कस उस वीडियो में की है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हैं, नेम्स मेंशन है। अब आप क्या करना है, इन सभी कंपनीज के नंबर्स आप खुद से देखना, होमवर्क है आपका। मैं आपको रिलायंस के नंबर्स बता देता हूँ। रेवेन्यू देखते हैं सबसे पहले, 2,41,800 करोड़, इतना तो कंपनीज का मार्केट कैप होता है जितना इसका रेवेन्यू है यानी सेल्स है। प्रॉफिट के मार्जिन इसके 18.4% के एक्सपेक्टेड, जिसमें प्रॉफिट आना चाहिए 19,775 करोड़ का। अब देखो इतनी बड़ी जब भी कंपनी होती है ना, इतने बड़े नंबर्स होते हैं सेल्स के, प्रॉफिट के, तो उसमें जो ग्रोथ होती है ना वो काफ़ी स्लो हो जाती है। अगर कंपनी को डबल होना है, यानी कंपनी को अपनी सेल्स को डबल करना है, तो कंपनी को ऐड करना होगा इसके ऊपर 2-2.5 लाख करोड़ की सेल्स को, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट हो जाता है। कंपनी को अपने प्रॉफिट को डबल करना है तो यहाँ पे और 20,000 करोड़ के प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। तो यही रीज़न है कि रिलायंस अपना दबदबा बनाए रखने के लिए काफ़ी सारे कंपटीशन खड़े कर रहा है काफ़ी सारी कंपनीज को लेकर, क्योंकि रिलायंस अगर ग्रो नहीं करेगा तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी। निफ्टी को भी हम बोल सकते हैं, टोटल मार्केट को भी हम बोल सकते हैं, और रिलायंस ऑब्वियस रिलायंस की कंपनी को, उसके प्रमोटर को, उसके इन्वेस्टर को बोल सकते हैं। तो नंबर काफ़ी बड़े हैं, इसी वजह से रिलायंस काफ़ी अग्रेसिवली डिफरेंट सेक्टर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। चलो एक बार हम इसके रिजल्ट को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपकी नज़र गई होगी कि बीटिंग एस्टीमेट,
यानी एस्टिमेट से अच्छे नंबर से, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट ऊपर जा चुका है 40% के साथ में। बहुत बड़ी बात है, जब भी इतनी बड़ी कंपनी होती है, 19-20 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट होता है, उसको भी आप 20% के साथ में ग्रो कर देते हैं, तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रिलायंस ने बीट कर दी है एस्टिमेट। लेकिन ये क्या आप देख पा रहे हैं कि ऑयल एंड गैस का जो इसका मेजर बिजनेस है, उसका रेवेन्यू गिर चुका है 5% से। तो जब रेवेन्यू 5% से गिरा है, तो 40% कैसे प्रॉफिट इसने ऊपर कर दिया, तो वो एक बार देखने की बात है। सो नंबर्स आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। सेगमेंट के रेवेन्यू को देख लेते हैं, यानी इसके पास में काफ़ी सारे बिजनेसेस है, डाइवर्सिफिकेशन इसका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। तो उसमें देख लेते हैं O2C यानी ऑयल टू केमिकल, इसका रेवेन्यू गिर चुका है 6% के साथ में। ऑयल एंड गैस का रेवेन्यू गिर चुका है 5% के साथ में। ये सब गिरावट है। रिटेल का रेवेन्यू गिर चुका है 5% के साथ में, और डिजिटल का रेवेन्यू बढ़ चुका है 3% के साथ में। और अदर रेवेन्यू यानी बाकी जो सेगमेंट है ना, उन सभी के रेवेन्यू गिर चुके हैं कंबाइन करके देखें तो 7% के साथ में। तो डिजिटल के अलावा और कहीं भी रेवेन्यू इसका बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रीज़न क्या है कंपनी के प्रॉफिट के अच्छे आने के पीछे का। तो कंपनी की अदर इनकम, जो कि मोस्टली वन टाइम इनकम होती है, वो ऊपर जा चुकी है 208% के साथ में। अब ये इसको कैसे कैसे मिली उसको चेक करते हैं। अदर इनकम कैसे आगे कंपनी के पास में और भी आ सकती है क्या, उसको भी चेक करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं रीज़न दोस्तों ये है, वन ऑफ द रीजन्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने बेचे थे 85 लाख स्टॉक्स एशियन पेंट्स के। अब ये कितने में बेचे थे दोस्तों? 1876 करोड़ रुपीस का ओनली यहाँ पे अमाउंट है। लेकिन कंपनी की अदर इनकम तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब एशियन पेंट्स के और भी स्टॉक है क्या इसके पास में? तो और स्टॉक नहीं है, और इतने ही नहीं बेचे। ये एक डील की न्यूज़ हमने पढ़ी थी, देखी थी, लेकिन रिलायंस ने स्मॉल शेयर्स यानी अमाउंट में, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर्स में बेचे थे एशियन पेंट्स के। तो कंबाइन नंबर कितना आ जाता है, और बाकी रेवेन्यूज़ को अदर इनकम का कहाँ से मिला उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो अब देखिए काम की चीज़ आपके लिए ये है कि ये नंबर्स एस्टिमेट को बीट कर रहे हैं या फिर नहीं, उसको समझ लेते हैं। सो कंपनी का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू है 2,43,000 करोड़ का। एस्टिमेट कितनी थी? 2,41,800, यानी यहाँ पर एस्टिमेट बीट हो चुकी है। अच्छी बात है। रेवेन्यू 6% के साथ में घटा है, लेकिन जो बाजार की एक्सपेक्टेशन थी 2,41 की, उसके ऊपर है स्लाइटली 2,43 का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट इसका ऊपर है 39% के साथ में। तो एक्सपेक्टेशन थी 19,775 और 26,994 का प्रॉफिट है, तो इसको नहीं देखना चाहिए। वैसे हम देखेंगे प्रॉफिट वो जो अदर इनकम से पहले आया था। अब हम क्या कर सकते हैं, एबिटा देख सकते हैं। यहाँ पे 4,497 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, ये अदर इनकम को हटा के है। इसमें अगर आप देखोगे ना तो 42,905 करोड़ का ये आया है, यानी एस्टिमेट से नीचे है। आगे चलते हैं, मार्जिन को देख लेते हैं। ये भी अदर इनकम को हटा के हैं, तो मार्जिन 18.4% की एक्सपेक्टेशन थी और 17.6% का मार्जिन है, यानी ये भी एस्टिमेट से नीचे है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि नंबर्स मिक्स है। अदर इनकम बढ़ने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट अच्छे दिखते हैं, बट कंपनी के प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाए। लेकिन कंपनी की जो सेल्स है ना, वो एक्सपेक्टेशन को बीट कर चुकी है। अब देखिए सबसे अच्छा परफॉर्म किया जियो ने, जियो फाइनेंशियल ने, जियो टेलीकॉम जो इसके पास में है, इसके साथ में अटैच है। इसका जो ARPU है वो बढ़ के हो चुका है 208 रुपीज़ का। अब ये कंटिन्यूसली अपने रिचार्ज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, प्राइजेस बढ़ा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली कंपनी के ऊपर बढ़ रहा है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का रिटेल रेवेन्यू 11% के साथ में राइज कर चुका है। ये कौन सा रिटेल रेवेन्यू है? ये सब कुछ मिला के है, जिसमें इसका ई-कॉमर्स भी आ जाता है। तो जियो मार्ट ने जंप दिखाई है 175% की, बट ये इतना कुछ खास प्रॉफिट में नहीं, आई थिंक ये लॉस में ही होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉफिट है। इसका जो O2C बिजनेस है वही अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो फिर बाकी सेगमेंट की वजह से कुछ खास पुश इसको नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन मिस हो चुके हैं और सेल्स में एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो चुके हैं बीट। अब देखिए, सो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि रिलायंस ने एक अदर इनकम के चलते रिपोर्ट किया है पैट को 26,994 करोड़ तक का पहुँचा दिया, जिसमें 9,000 करोड़ 90 बिलियन की हिस्सेदारी एशियन पेंट के स्टेक को बेचने से हुई है। तो 1,800 करोड़ नहीं था, ये टोटल 9,000 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया है कंप्लीटली। आई थिंक इन्होंने बेच दिया एशियन पेंट्स, क्योंकि स्टॉक अब इनके पास में नहीं है। हो सकता है आगे चल के नहीं बेच पाए, क्योंकि है ही नहीं स्टॉक। तो ये वन टाइम गेन है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 9,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की एशियन पेंट्स है,
बाकी इनको और इनकम मिल जाती है, इनको मीडिया से इनकम मिल जाती है, इनको डिविडेंड की इनकम मिल जाती है, क्योंकि इनके पास में काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं। एशियन पेंट के स्टॉक है, बेचा कितना 9,000 करोड़ का। अब देखो अदर इनकम में इस कंपनी को डिविडेंड मिलता है, तो ओनली डिविडेंड इसका 5-5 हज़ार करोड़ का है। तो सोचो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में हो सकता है, TCS, इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज में रिलायंस ने इन्वेस्ट कर रखा होगा। ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि बड़ी कंपनी का स्टेक आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि 1% ही बहुत बड़ा होता है। तो ये छोटी जो कंपनीज होती है ना, इसमें 1.28%, जैसे पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की है कि ये दिख जाते हैं तो इन्वेस्टर इसके पीछे भाग जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, छोटी कंपनीज में छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं। बाकी इनकम इसको रॉयल्टी इन सब चीज़ों से मिलती है। तो ये है कंपनी का एक हम बोल सकते हैं डिटेल में स्पेसिफिकेशन की कैसे कैसे कंपनी ने अदर इनकम कमाई है। अब देखो निफ्टी का चार्ट नहीं है ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है। जस्ट सीखने के हिसाब से कोई प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको कुछ लेना है बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ कि पैटर्न किस तरह से बनते हैं और किस तरह से ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन होते हैं। तो निफ्टी को हमने देखा गिरता हुआ, और निफ्टी में मिला एक रिवर्सल ब्रेकआउट, वही रिलायंस में मिला। रिलायंस का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है निफ्टी के ऊपर। रिलायंस जैसे करेगा निफ्टी कोशिश करता है वैसे ही करेगा, क्योंकि निफ्टी की टॉप होल्डिंग है रिलायंस। रिलायंस का एक लेवल था बहुत इंटरेस्टिंग 1200 रुपीज़ का। अब वो तो सपोर्ट का है, उसके बाद में तो काफ़ी स्टॉक चल चुका है, वो हमने निफ्टी के सपोर्ट के साथ में उसको चेक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में स्टॉक बुलिश मोड में आ गया। अब निफ्टी तो क्या हुआ, बुलिश मोड तो उसका खत्म हो गया आज के दिन, वो साइडवेज में आ गया। वो बैरिश में नहीं है लेकिन साइडवेज में है। लेकिन रिलायंस का जो पैटर्न है ना, अभी भी आपको बुलिश देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सपोर्ट इसने अभी तक तोड़ा नहीं है। अब सपोर्ट अभी तक टूटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, टूटेगा या नहीं, अब वो मंडे को पता चलेगा। नंबर्स आप देख चुके हैं, नंबर्स हैं मिक्स। तो मिक्स नंबर्स में ना ही कोई बहुत बड़ी बिकवाली होती है, ना ही कोई बहुत बड़ी बाइंग होती है। लेकिन ब्रोकर्स के ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है, वो इस कंपनी के नंबर्स को किस तरह से देखते हैं और अपनी क्लाइंट को या फिर जो भी उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं, उनको किस तरह की कॉल देते हैं, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा, मंडे को खेल बिगाड़ेगा कि रिलायंस, या फिर कुछ खास नहीं होगा? आप चाहे तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए कुछ कंपनीज है जिनको लेकर कुछ बड़ी खबर है, उसको चेक कर लेते हैं। इरकॉन को लेकर एक न्यूज़ आई है, और ये जो न्यूज़ है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है कि कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है 4.71 बिलियन रुपीज़ का यूरोज़ के अंदर। ये मतलब इतना भी मिल चुका है, दो ऑर्डर इसको मिल चुके हैं। और साथ में आप देखोगे तो और भी ऑर्डर की यहाँ पे लिस्ट आपके सामने है। अब रेलवे कंपनीज को ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। स्टॉक अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास में ऑर्डर है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कंपनी अभी कर नहीं पा रही है। कंपनी सेल्स प्रॉफिट अभी दे नहीं पा रही। देखते हैं इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स आते हैं और कैसा कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री सुनने को मिलती है। बाकी स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है, सिंपल आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। इन्वेस्टर्स के पास में एक और ऑप्शन होता है रेलवे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर इसका ETF है क्या, क्योंकि फैंग का तो आपने बता दिया ETF है, और भी काफ़ी सारी स्मॉल एंड मिड कैप का ETF होता है। तो इसका भी है क्या दोस्तों, इसका भी एक ETF है जिसके आप सर्च कर सकते हैं, निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF, ये ग्रो का है। अब इसमें रेलवे कंपनीज भी है, PSU बाकी कंपनीज भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो IRFC, IRCTC, रेल विकास निगम, कंटेनर कॉर्प, NTPC, BEL, ऐसी जो कंपनीज है इसके अंदर शामिल है। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको बताइए, अगर ये कंपनीज अच्छा करेगी तो ETF अच्छा करता है, अगर ये कंपनी खराब करेगी तो आपका ETF भी खराब परफॉर्म करेगा। तो जिसको बिलीव है रेलवे कंपनीज में, किसी कंपनी के स्टॉक में, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक को देखता है। अगर किसी को नहीं पता है कि यार कौन सा कंपनी चलेगी, कौन सा स्टॉक चलेगा, लेकिन उसको ये पता है कि हाँ सरकार का बजट अभी बढ़ सकता है, रेलवे कंपनीज को लेकर यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको ये लगेगा कि रेलवे कंपनीज तो चलेगी, तो वो बल्क में फिर कुछ देखेगा, तो वो इंडेक्स या ETF की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। अब देखिए अगली जो न्यूज़ है वो आती है NTPC ग्रीन एनर्जी को लेकर। 1.26% के साथ में स्टॉक गिरा था, और जो न्यूज़ आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है। देखो पहले की न्यूज़ आपने ये देखी होगी कि सरकार 20,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्ट करेगी NTPC के अंदर, बहुत बड़ी बात है। साथ में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने साइन किया एक अग्रीमेंट गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में 300 मेगावाट का ये ऑर्डर होने वाला है। तो इसका रिएक्शन हो सकता है मंडे को देखने को मिल जाए स्टॉक के प्राइजेस में। बाकी पैटर्न आपको पता ही है, स्टॉक अभी इस तरह से चल रहा है, ये बुलिश पैटर्न है, और बुलिश पैटर्न के अपने सपोर्ट के आसपास स्टॉक अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो और स्टडी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, फंडामेंटली, टेक्निकली, और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे स्टडी करने के लिए। अब देखिए कंपनी जिसके रिजल्ट अभी आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग शाम को 5 बजे के आसपास, कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट,
1% का जंप इसने दिखाया था और रिजल्ट बाद में आए, तो कल यानी मंडे को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। आसान शब्दों में इसके रिजल्ट को एक बार हम देख लेते हैं। सो कंपनी ने प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाया, जो कि 35% का जंप है। 154 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। रेवेन्यू ऊपर जा चुके हैं 12-13% के साथ में। तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जिसमें प्रॉफिट बढ़ चुका है और रेवेन्यू से ज़्यादा, यानी प्रॉफिट के मार्जिन इसमें इंक्रीज करोगे। इन्वेस्टर ये देखेगा, यानी जो बड़े इन्वेस्टर से ब्रोकर से ये देखेंगे कि कंपनी के पास में कितने नए क्लाइंट आए हैं, कंपनी की जो पेड सर्विसेज हैं वो कंपनी ने कितनी दी है और कंपनी ने कितने क्लाइंट ने, मतलब जो भी इसके कस्टमर से कितने उनको ऑन एनरोल कर चुके हैं, वो देखेंगे। तो वो बाद में पता चलेगा और देखते हैं क्या ब्रोकर इसको कहते हैं। बाकी स्टॉक के प्राइस एक्शन को देखें तो स्टॉक अभी अपने सपोर्ट 2000 से लेकर रेसिस्टेंस के बीच में ही घूमने की कोशिश कर रहा है। अभी रेसिस्टेंस पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप जरूर से देख लेना, मिस मत करना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।